नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से रेंजर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं आपके सामने दोस्तों रीजनिंग लेकर आया हूं, रीजनिंग भी मैं सोचा कि एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए लगातार। तो उधर मैथ की भी क्लासेस लगातार आपकी रहेगी और रीजनिंग की भी क्लासेस आपकी लगातार रहेगी। तो आज हम सोच रहे हैं कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजा कोडिंग डिकोडिंग में है। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग में नॉलेज नहीं है तो रीजनिंग अधूरा है। तो कोशिश है कि पहले कोडिंग डिकोडिंग बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज दे दिया जाए, उसके बाद एक एक चैप्टर को धीरे धीरे क्लास वाइज करके टाइप टू टाइप हम आपको यूट्यूब के माध्यम से दे देंगे। तो चलिए आज एक नया चैप्टर पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि रीजनिंग का एक जबरदस्त टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग आप जानते ही होंगे कि रीजनिंग का बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है। ये अपने आप में, इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन और कूट वाचन। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कूट लेखन और कूट वाचन बोलते हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे, सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में हम ये जानेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्योंकि जिस चैप्टर में अगर टाइप्स नहीं पता है तो फिर वो मजा नहीं आती। तो चलिए पहले हम इसके टाइप्स लिखते हैं, फिर टाइप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखेंगे, यहां लिखेंगे नोट में टाइप्स। टाइप्स टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, है ना। टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, पहला हम पढ़ेंगे वर्ड कोडिंग और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कंडीशन कोडिंग और तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे, पहला तो वर्ड कोडिंग है ही, और दूसरा कंडीशन कोडिंग, और तीसरा नंबर या सिंबल कोडिंग। नंबर या सिंबल कोडिंग। और एक चौथा है लेटर कोडिंग, जो कि बहुत जबरदस्त टॉपिक होता है ये अपने आप में। आप देख रहे होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन कूट वाचन, इसको हिंदी में भी बोलते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। इसमें चार प्रकार के होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। एक वर्ड कोडिंग सबसे पहला टाइप्स, कंडीशन कोडिंग सेकंड टाइप्स, नंबर या सिंबल कोडिंग थर्ड टाइप्स, लेटर कोडिंग फोर्थ टाइप्स। तो चार टाइप्स के ये होते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि वर्ड कोडिंग क्या है। तो हम एक या दो क्वेश्चन पहले ले रहे हैं, उसके बाद हम वर्ड कोडिंग के बारे में आपको नॉलेज देंगे। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, यहाँ पे सबसे पहला टाइप सेटिंग डालेंगे, टाइप्स फर्स्ट वर्ड कोडिंग, क्लास फर्स्ट। ध्यान देंगे, टाइप्स पहला वर्ड कोडिंग क्लास फर्स्ट इसका रहेगा। आज क्लास फर्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग में, टाइप्स नंबर 1 चलने जा रहा है वर्ड कोडिंग। अब देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हम देंगे, उसके बाद हम आपको एक एक चीज करके दिखाते हैं। देखिए दोस्त, आपके सामने दो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लग चुके हैं। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने उत्तर प्रदेश पुलिस, बैंक, रेलवे, मतलब ये समझ लीजिए भारत का कोई भी वनडे एग्जाम हो, हर एक वनडे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको जबरदस्त मिलते हैं। तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स की अलग अलग अपनी अपनी एक ट्रिक्स होती है, ये ऐसा वे ऐसा, उसको अंडरलाइन इनको अंडरलाइन। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, जब तक आप कंपटीशन एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को, रीजनिंग में तो यार 20 से 30 सेकंड के अंदर अगर आप क्वेश्चन को रीड नहीं करते हैं ना, तो आप कंपटीशन से बाहर हो। वो तो मैथ की बात है कि 40 सेकंड में मैथ को क्वेश्चन को अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे।
यहां पे इज का आंसर मांग रहा है आपसे। किसका आंसर मांग रहा है? इज का। आप मुझे एक बात बताइए, इज किधर है? इज इधर है या इज इधर है? तो आप देख रहे होंगे कि इज इधर है। तो मेरे दोस्त एक चीज समझने का प्रयास करें, अगर इज इधर है तो ये देखें कि इज क्या तीनों लाइन में इज है क्या? बिल्कुल। आप देख रहे होंगे इज तीनों लाइन में है, और अगर इज तीनों लाइन में है तो मैं 101% के साथ कह सकता हूं कि इज का आंसर भी इसी तीनों लाइन में होगा। अगर इज तीनों लाइन में है तो इज का आंसर भी इसी तीनों लाइन में होगा। मान लीजिए कि अगर इज दो लाइन में है तो उसका आंसर भी दो ही लाइन में होता। समझने का प्रयास करिएगा। अगर इज तीनों लाइन में है तो मैं चैलेंज के साथ 101% कह सकता हूं इसका आंसर भी इसी तीन लाइन में होगा। 101%। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तीनों लाइन में ना हो। तो आप चेक करिए कि टिप, निप, सिप, इन तीन शब्द में ऐसा कौन सा शब्द है जो तीनों लाइन में है? मेरे भाई आपको साफ साफ शब्दों में दिख रहा होगा, सिप एक ऐसा शब्द है जो तीनों लाइन में है। मैंने क्या कहा? अगर इज तीनों लाइन में तो इसका आंसर भी तीनों लाइन में होना चाहिए। 101% मेरे दोस्त। और कोई सब चेक कर लीजिए, टिप यहां है लेकिन थर्ड लाइन में नहीं है। निप यहां है थर्ड लाइन में लेकिन सेकंड लाइन में नहीं है। लेकिन सिप एक ऐसा वर्ड है जो तीनों लाइन में है। और मैंने ऐसे ही शब्द को क्यों उठाया? क्योंकि इज तीनों लाइन में था। तो इज जितने लाइन में और जिस लाइन में है उतने ही लाइन और उस लाइन में ही आंसर होता है। अगर इज तीनों लाइन में इसका आंसर भी तीनों लाइन में। समझ में आ गया होगा। तो इज का आंसर हम सिर्फ दे सकते हैं। सिर्फ आंसर आ गया हमारा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझे होंगे। अब ध्यान रखिए, यहां पे इस क्वेश्चन में रॉन्ग बराबर मांग रहा है कि रॉन्ग बराबर क्या होगा। आप जैसा कि जान रहे हैं कि रॉन्ग वर्ड आप ही बताएं, इधर है या इधर है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रॉन्ग शब्द उधर है। अगर रॉन्ग शब्द उधर है तो आप ये भी तो चेक करिए रॉन्ग शब्द किस लाइन में है। तो मेरे कहने का मतलब रॉन्ग दूसरे लाइन में है सिर्फ। रॉन्ग ना पहले लाइन में और रॉन्ग ना थर्ड लाइन में। रॉन्ग है सिर्फ सेकंड लाइन में। और मेरे भाई अगर रॉन्ग सेकंड लाइन में है तो मैं 101% के साथ कह सकता हूं रॉन्ग का आंसर भी सेकंड लाइन में होना चाहिए। 101% के साथ मैं गारंटी पॉसिबिलिटी के साथ कह सकता हूं रॉन्ग का आंसर भी इसी सेकंड लाइन में होगा। शॉर्ट, रैट, कैट, इन तीन शब्दों में एक शब्द रॉन्ग का पासवर्ड जरूर होगा। और रॉन्ग अगर इस लाइन में नहीं तो इसका आंसर इस लाइन में नहीं होना चाहिए। और रॉन्ग अगर इस लाइन में नहीं तो इसका आंसर भी इस लाइन में नहीं होना चाहिए। अगर रॉन्ग इस लाइन में है पक्का इसका आंसर भी इसी लाइन में होगा और इन्हीं तीनों में से एक होगा। आइए समझने का प्रयास करते हैं। शॉर्ट अगर यहां है तो क्या ऊपर वाली लाइन में शॉर्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या नीचे वाले लाइन में शॉर्ट है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। और चेक करते हैं। रैट अगर यहां है तो क्या ऊपर वाले लाइन में रैट है? बिल्कुल नहीं। क्या नीचे वाले लाइन में रैट है? बिल्कुल है। तो इसको नहीं लेना है। आप कैट देख लीजिए। कैट अगर हमारी सेकंड लाइन में है तो क्या फर्स्ट लाइन में है? बिल्कुल है। इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। मैंने क्या बोला? रॉन्ग एक ऐसा शब्द है जो सेकंड लाइन में है। तो मैं पॉसिबिलिटी के साथ कह सकता हूं 101% क्लियर के साथ कह सकता हूं उसका आंसर भी सेकंड लाइन में होगा। और यहां पे आप देख रहे होंगे SOT शॉर्ट। शॉर्ट एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ सेकंड लाइन में है, ना फर्स्ट ना थर्ड। ऐसा मैं क्यों बोला? क्योंकि रॉन्ग भी एक ऐसा शब्द है जो ना फर्स्ट लाइन में और ना ही थर्ड लाइन में। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं रॉन्ग का आंसर शॉर्ट होगा। चलिए, और बहुत ही मजा आया होगा, जबरदस्त तरीके से मजा आया होगा। गजब के ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, समय बर्बाद नहीं हो रहा है। इस क्वेश्चन को आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्यूशन एग्जामिनेशन हॉल में दे सकते हैं। समझने का प्रयास करें।
एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपके बीच में फिर से आते हैं। थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब। देखते हैं दोस्त कि और सारे क्वेश्चन मैंने ऐड किया। 2 क्वेश्चन और आपके सामने दिख रहे होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन भी बहुत उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, बैंक, रेलवे, आर्मी, वीडियो, टेट, सुपर टेट, बहुत सारे जगह ये क्वेश्चंस आपको दिखे होंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन में दिख रहा है कि मेज बराबर कुर्सी, कुर्सी बराबर कबर्ड, मतलब मेज को कुर्सी कहा जाता है और कुर्सी को कबर्ड कहा जाता है, और कबर्ड को चौक कहा जाता है, चौक को पुस्तक कहा जाता है, पुस्तक को डस्टर कहा जाता है, डस्टर को मेज कहा जाता है। तो बताइए, अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करेगा। आप बताइए, ब्लैक बोर्ड पर रियल में क्या प्रयोग करते हैं लिखने के लिए? तो आप बोलेंगे सर चौक, आप बोलेंगे सर चौक प्रयोग करते हैं। पहले आप इसका रियल चीजें ढूंढिए। रियल मतलब हम रियल लिखते किससे हैं ब्लैक बोर्ड पर? चौक से। मार्कर से तो लिखते नहीं है, मार्कर से तो हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं ना मेरे भाई। तो ब्लैक बोर्ड पे हम यूज चौक का करते हैं, और चौक के सामने क्या दे रखा है? पुस्तक। यही हमारा क्या आ गया? आंसर। बहुत ही बेहतरीन, आपको समझ में आया होगा। एक उधर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद को काला कहा जाता है, काला को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, नीला को नील कहा जाता है। तो सूर्यमुखी जो फूल नहीं होता, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी का रंग कैसा होता है? आपने देखा ही होगा सूर्यमुखी बहुत सारे खेतों में लगे होते हैं, गांव के साइड, शहर के साइड बहुत सारे खेतों में लगे रहते हैं। सूर्यमुखी एक फूल होता है, उससे ऑयल निकलते हैं, आपको पता ही होगा। तो सूर्यमुखी का कलर रियल में कैसा होता है आप बताओ? जैसे आपने यहाँ पे बताया कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करता है? रियल में चौक का। और चौक के सामने क्या है? पुस्तक। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि सूर्यमुखी रियल में किस कलर का होता है? आप बोलोगे सर पीला। बिल्कुल पीला ही कलर का होता है। और पीला के सामने क्या दे रखा है? पीला के सामने दे रखा है हरा। यही हमारा क्या आ गया? आंसर। पीला के सामने क्या दे रखा है? हरा। और यही हमारा क्या आ गया? आंसर। समझ पाए होंगे दोस्त बहुत अच्छे से। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन, 2 और क्वेश्चन आते हैं हम आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के वर्ल्ड कोडिंग से। चलिए तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि देख रहे होंगे दोस्तों कि आपके सामने 2 क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ लिखा है 975 बराबर थ्रो अवे गॉर्बेज, 5 to 8 गिव अवे स्मोकिंग, 213 स्मोकिंग इज हार्मफुल। गिव इक्वल क्या होगा? और सेकंड क्वेश्चन देख रहे होंगे मंडे इज अ हॉलीडे बराबर पासवर्ड, दे एंजॉय अ हॉलीडे बराबर पासवर्ड, तो मंडे बराबर क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है जो कि आप समझ भी रहे होंगे, गजब का टॉपिक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे गिव का आंसर मांग रहा है, तो यहां पे आप देखेंगे गिव कहां है? इधर है। तो गिव एक ही जगह गिव है, गिव ओनली इसी लाइन में है और किसी लाइन में गिव नहीं है। आप देख रहे होंगे गिव ना पहले लाइन में है और ना ही गिव थर्ड लाइन में है। और अगर गिव पहले और थर्ड लाइन में नहीं है तो मैं चैलेंज के साथ और पॉसिबिलिटी के साथ कह सकता हूं गिव का आंसर भी इसी लाइन में होगा। और अगर गिव फर्स्ट और थर्ड लाइन में नहीं है तो गिव का पासवर्ड भी फर्स्ट और थर्ड में नहीं होना चाहिए गारंटी के साथ। और अगर गिव सेकंड लाइन में है तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं गिव का आंसर भी सेकंड लाइन में होगा। तो 5 to 8 में से कोई एक संख्या गिव का पासवर्ड होगा, गिव का आंसर होगा। तो चेक करते हैं, अगर गिव इस लाइन में नहीं और थर्ड लाइन में नहीं तो गिव का पासवर्ड भी इस लाइन और इस लाइन में नहीं होना चाहिए। क्या 5 ऊपर है? बिल्कुल है, इसको नहीं लेना है।
2 क्या ऊपर है? नहीं है। क्या नीचे है? बिल्कुल है, इसको भी नहीं लेना है। 8 क्या ऊपर है? बिल्कुल नहीं है। क्या नीचे है? बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से गिफ्ट का आंसर 8 ही होगा। मैंने 8 वाला ही संख्या क्यों उठाया? क्योंकि 8 एक ऐसी संख्या है जो ना तो फर्स्ट लाइन में है और ना ही थर्ड लाइन में है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गिव सेकंड ही लाइन में है, ना गिव फर्स्ट लाइन में और ना ही थर्ड लाइन में। उसी प्रकार गिव का आंसर भी सिर्फ सेकंड लाइन में होना चाहिए, ना कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्त, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडे इज अ हॉलीडे बराबर पासवर्ड, दे एंजॉय हॉलीडे बराबर पासवर्ड। तो मंडे बराबर क्या होगा? आप देख रहे होंगे कि मंडे सिर्फ इसी लाइन में है, मंडे सिर्फ इसी लाइन में है और मंडे इस लाइन में नहीं है। और अगर मंडे इस लाइन में नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मंडे का आंसर भी इस लाइन में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? और अगर मंडे इस लाइन में है तो मैं चैलेंज के साथ 101% गारंटी के साथ कह सकता हूं मंडे का आंसर भी इसी लाइन में होगा। अब चेक करिए इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द मंडे का पासवर्ड होगा? SA क्या नीचे है? बिल्कुल नहीं। DA नीचे है, इसको नहीं लेना है। PA नीचे है, अरे गजब, नहीं है। मतलब SA भी नीचे नहीं है, इसको साइड में लिख लेता हूं। PA भी नीचे नहीं है, इसको साइड में लिख लेता हूं। और DA है, NA भी है। तो आपके मन में आंसर चल रहा है सर मंडे का आंसर SA, PA। मैंने कहा कॉमा लगा दोगे ना, तो बिल्कुल गलत। कॉमा का मतलब आपने श्योर कर दिया। क्या श्योर कर दिया? कि मंडे का आंसर ऐसे भी है और PA भी है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल गलत। ऑप्शन में रहेगा SA, PA और एक सेकंड ऑप्शन रहेगा SA या PA। या लगने का मतलब समझते हो? चीजें क्लियर नहीं है। SA भी हो सकता है मंडे का आंसर और PA भी आंसर हो सकता है, लेकिन कॉमा लगने के बाद इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों इन्हीं का पासवर्ड है, इसलिए कॉमा गलती से मत लगाइएगा, या लगाइएगा। अगर 2 आंसर या 3 आंसर या 4 आंसर, एक से अधिक आंसर अगर एक ही शब्द के आते हैं तो आप हमेशा उन सब शब्दों में या लगाकर आंसर देंगे। क्या लगाकर देंगे? या। उत्तर प्रदेश के अधिकतर बच्चे यही नहीं समझ पाते कॉमा और या का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो आप समझ गए होंगे एक एक चीज। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्त, एक और क्वेश्चन आपके सामने, गजब के क्वेश्चन है। पॉड ना जॉक का पासवर्ड अति प्रतिभाशाली लड़का। टॉम नू पॉड बराबर वो लड़का आया, नू पर टॉन रखा तो गुड़िया, जॉक टॉन सू बराबर अति अच्छी गुड़िया। तो प्रतिभाशाली बराबर क्या होगा? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। कहना क्या चाहता है? आप चेक करें कि प्रतिभाशाली शब्द इधर है या इधर है। तो आप देख रहे होंगे प्रतिभाशाली शब्द इस लाइन में और इधर है। और अगर प्रतिभाशाली शब्द सिर्फ पहले लाइन में है, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ, अगर प्रतिभाशाली शब्द ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ लाइन में है, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं इसका आंसर भी ना तो सेकंड लाइन में होगा, ना तो थर्ड, ना तो फोर्थ। समझने का प्रयास करिए। अगर प्रतिभाशाली शब्द सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में नहीं है तो प्रतिभाशाली का आंसर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में नहीं होना चाहिए। एक एक चीज आप समझ रहे होंगे। आइए चेक करते हैं इन्हीं तीनों शब्दों में से कोई शब्द प्रतिभाशाली का पासवर्ड होगा मेरे दोस्त। क्या पॉड वर्ल्ड नीचे कहीं है? बिल्कुल है, तो हम इसको नहीं छुएंगे। क्या ना शब्द कहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्या जॉक शब्द कहीं है? बिल्कुल है, इसलिए इसको नहीं छुएंगे। ना शब्द सिर्फ इस लाइन में और किसी लाइन में नहीं है। तो मेरे भाई सुनो,
मैंने ना को ही क्यों उठाया? क्योंकि प्रतिभाशाली शब्द सिर्फ प्रथम लाइन में है, वैसे ही ना भी पासवर्ड प्रथम लाइन में ही है। और प्रतिभाशाली अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में नहीं है तो प्रतिभाशाली का आंसर भी सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं प्रतिभाशाली का जो आंसर होगा वो जो पासवर्ड होगा वो ना ही होगा। तो आप बहुत बेहतरीन, समझ में आया? तो प्लीज अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से मुझे भी ऊर्जा एक मिलती है। क्योंकि जब बच्चों का कमेंट्स आता है, पता नहीं मैटर सही है कि मैं सही मैटर पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से हैं ये भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, रेंजर्स क्लासेस में फिर आज मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, यूपी टेट और एस्टेट के लिए 2 बैच चल रहे हैं। एक पहला मॉर्निंग में 10 से 3 यूपी टेट और एस्टेट के लिए बेहतरीन टीम के साथ बैच चल रही है। मैं कंटिन्यू 3 दिन से आपको यही बात बता रहा हूं। बहुत ही बेजोड़ क्लास इस टाइम टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए गजब की क्लासेस चल रही है। एक मॉर्निंग में बैच 10 से 3 और एक शाम टाइम एक बैच हमने रखा है आफ्टरनून 3 बजे से शाम 7 बजे तक। 3 से 7 आफ्टरनून में 3 बजे से शाम 7 बजे तक। यह बैच स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो दिन में जॉब करते हो या कोई टीचिंग करता हो, तो 3 बजे तक आराम से आ सकता है, उसकी छुट्टियां हो जाती हैं। तो उनके लिए भी एक बेहतरीन क्लास चल रहा है और उनको भी मौका है अपने उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इस बैच को लेना ना भूलें। और आप एसएससी फाउंडेशन की बहुत ही तगड़ी बैच चल रही है, बैंक, रेलवे, आर्मी, पुलिस, और मैं कह रहा हूं जबरदस्त उत्तर प्रदेश पुलिस की बैच गजब की चल रही है रेंजर्स क्लासेस में। मैं तो सिर्फ आपसे एक बार हाथ जोड़ के कह रहा हूं, डेमो लेकर देखो। मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलता हूं, डेमो लेकर देखो। बस सिर्फ डेमो लेकर देखना। अगर डेमो नहीं समझ में आया तो आप कोचिंग को छोड़ दीजिएगा। सिर्फ एक दिन डेमो लेकर देखिए। और हमारी बैच एसएससी फाउंडेशन की बैच एक 7 से 8, एक 8 से 9, ये बहुत ही जल्द एक मार्च से स्टार्ट होने वाला है, मॉर्निंग में 7 बजे से ही। तो अभी 7 से 8, 8 से 9 हमारी बैच नहीं चल रही है एसएससी फाउंडेशन बैच। और वनडे एग्जाम के जितने भी बैच हैं वो मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होते हैं और आफ्टरनून में 3:10 तक लगातार बैचेस रहते हैं। प्रत्येक रनिंग बैच लगभग 4 से 5 बैच एसएससी फाउंडेशन की बैच लगी हुई है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर डेमो लें और मुझे भी मौका दें और देखें आप भी, और देखें और परखें कि रेंजर क्लासेज आपके अमेठी जैसे जिले में कैसी है। तो चलिए दोस्त, हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।